नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग सेट नंबर 2 करने वाले हैं। सेट नंबर 2 है जिसका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट होने वाला है। ऑलरेडी इससे पहले जो है सेट नंबर 1 करा चुके हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। ये वीडियो नंबर 2 है। देख सकते हैं कि 2 नंबर सेट है, इसका आज हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। यह सेट जो करवाया जा रहा है ऑलरेडी जो सेट करवाया जा रहा है ये जगदेव सर के द्वारा जो है ऑफलाइन सेंटर पे करवाया जा रहा है कोचिंग में। उन्हीं का सेट को हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन एवं दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, अभी कथन एक है, श्वसन पथ को एरोबिक पथ कहते हैं। श्वसन पथ को जो है एरोबिक पथ कहते हैं। आर है, आर में कारण दिया हुआ है कि श्वसन पथ अपचयी व उपचयी दोनों में भाग लेते हैं। श्वसन पथ जो होते हैं उपचयी और अपचयी दोनों में भाग लेते हैं। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन दिया हुआ है, देख सकते हैं कि इसका डिस्कशन भी दिया हुआ है। डिस्कशन है, श्वसन पथ को एरोबिक पथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के टूटने यानी अपचयन और संश्लेषण उपचयन दोनों प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। श्वसन पथ को एरोबिक पथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के टूटने और संश्लेषण दोनों प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। दोनों प्रक्रिया में जो भाग लेता है यानी भूमिका निभाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग जो है 1 2 3 जो है मीटर इसमें अथी हो गया है, एरर हो गया, इस पर नहीं दिया गया है। ऐसा जो है क्वेश्चन ए है, 1 नंबर है कि ए रेखाएं एक बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक बंद वक्र होती है, ए सही है। ऑप्शन नंबर 2 है कि अधिक प्रबल क्षेत्र में रेखाएं निकट होती है, ए भी सही है कि अधिक प्रबल क्षेत्र में जो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ए भी सही है। यानी इसका तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है उपयुक्त में से सभी जो है डी ऑप्शन नंबर जो है सही है। वर्णन दिया गया है, वर्णन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण है कि वे चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर बंद वक्र बनाती है। जहाँ क्षेत्र मजबूत होता है वहाँ रेखाएं पास होती है और 2 रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण है कि वे चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर बंद वक्र बनाती है। जहाँ क्षेत्र मजबूत होता है वहाँ रेखाएं पास होती है और 2 रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है पादप हार्मोन। एक तरफ सूची में पादप हार्मोन है और दूसरी तरफ सूची में जो दिया हुआ है विशेषता मिलान के। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीन जो होता है पादप हार्मोन ऑक्सीन है। इसका काम होता है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 जो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी 2 गो में है। नीचे देखते हैं, नीचे भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ डी दिया गया हुआ है, डी में भी दिया था ए का 3 जो है 2 में दिया हुआ है। दूसरा है साइटोकाइनिन जो होता है मुख्य रूप के कोशिका विभाजन का काम करता है। तो इसका हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा पथिया का मुरझाना और वृद्धि रोधक और पथिया का मुरझाना जो है जिबरेलिन्स का काम होता है। ये जो होता है जिबरेलिन्स का काम होता है। जबकि एब्सिसिक एसिड ए का जो हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा लंबाई में वृद्धि ऑक्सीन से होता है। बी का 4 हो जाएगा साइटोकाइनिन का अर्थ होता है पत्तियों का मुरझाना और वृद्धि का रोकना। सी का काम होता है, सी का 1 हो जाएगा तने की वृद्धि में सहायक होता है जिबरेलिन। जबकि एब्सिसिक एसिड काम होता है, सी का होता है 2 पत्तियों का मुरझाना, कोशिका का विभाजन, पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल का कार्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है कि ऑक्सीन जो तने की वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, जबकि जिबरेलिन तने और कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है तथा एब्सिसिक अम्ल जो है तनाव और पत्तियों को मुरझाने और विलग यानी अलग करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। ऑक्सीन तने की वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, जिबरेलिन तने और कोशिकाओं की लंबाई तथा एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो पत्तियों के मुरझाने में सहायक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है
क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मानव रोग और उसके कारक दिया हुआ है, तो ए जो है ऑप्शन नंबर इसका डी जो है, डी इसका सुमेलित नहीं। बाकी ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ परजीवी से फैलता है, मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी से फैलता है। जबकि हेपेटाइटिस ऑप्शन नंबर बी है, हेपेटाइटिस जो है वायरस है। जॉन्डिस, हेपेटाइटिस जिसको जॉन्डिस भी कहा जाता है, वायरस से फैलता है या यकृत इससे प्रभावित होता है। जबकि टाइफाइड ऑप्शन नंबर सी है, टाइफाइड जीवाणु से फैलता है, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है। ऑप्शन नंबर डी खसरा जो है ये प्रोटोजोआ, ये गलत है। खसरा जो है प्रोटोजोआ, ये गलत दिया हो। ये संक्रमण वायरस से होता है, ये वायरस से होता है न कि प्रोटोजोआ से होता है। व्याख्या देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है, वर्णन दिया गया है कि खसरा एक वायरस संक्रमण वायरस जनित रोग है, न कि यह प्रोटोवा जनित रोग है। अन्य सभी विकल्प सुमेलित, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत है। वायरस खसरा जो है एक वायरस संक्रमण जनित रोग है, न कि प्रोटोजोआ जनित। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय जो है ब्याज के भुगतान पे होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या दिया हुआ है कि गैर योजना व्यय के अंतर्गत मुख्य रूप से सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज भुगतान, रक्षा और सब्सिडी जैसी मानी जाती है। अगला नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनहित याचिका PIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1990 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए है कि 1980 के दशक में इसे सर्वोच्च न्यायालय ने विकसित किया था। अगला नंबर है, जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में दायर किए जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 है कि जनहित याचिका के द्वारा न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दी है। जनहित याचिका के द्वारा न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दी है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 जो है सही है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है नंबरिंग मिसिंग है। ऑप्शन नंबर बी जो है जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में दायर की जाती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। इसके देखते हैं, इसका वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केवल सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत दायर की जा सकती है। जिला न्यायालयों में इसे दायर नहीं की जाती है, इसीलिए 2 गलत है। PIR जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, इसीलिए 2 गलत है। अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 257 में वर्णित है। अनुच्छेद 257 में वर्णन दिया हुआ है, वर्णन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 257 केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र के निर्देशों के आड़े न आए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 257 केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र के निर्देशों के आड़े न आए। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सामान्य रूप से कार्यकाल कितना वर्ष किया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सामान्य रूप से कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो है 1 मिनट, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नीचे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले आ जाए उतना उस समय तक होता है। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है, वर्णन है
कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। जो भी पहले हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है। मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता। कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। व्याख्या है कि मौलिक अधिकार देश के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। वे संवैधानिक अधिकार हैं जो नागरिकों को बुनियादी मानवाधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार देश के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। वे संवैधानिक अधिकार हैं जो नागरिकों को बुनियादी मानवाधिकार प्रदान करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकतंत्र में, क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ए है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि सरकार की वह शक्ति जिसके आधार पर समाचार के किसी भी अंश को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंध करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। हाँ, ये भी सही है। दोनों का दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, बट व्याख्या जो है इसका सही नहीं करता। ए और आर जो है दोनों सही है, बट स्पष्टीकरण सही नहीं है। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि दोनों कथन अपने आप में सत्य है, परंतु कारण आर स्पष्ट नहीं करता है। वर्णन है कि लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र है क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए, बल्कि वह केवल सेंसरशिप की परिभाषा देता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए मिट्टी का प्रकार और विशेषता। मिट्टी की प्रकार और विशेषता से उसको सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही हो जाएगा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। जलोढ़ मिट्टी जो पाया जाएगा ये बहुत उपजाऊ होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है ए का सी जो है, जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। काली मिट्टी जो होता है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी, इनमें लोहे की अधिक मात्रा होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा CABD जो है, CABD ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या है कि जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। काली मिट्टी में कपास की अच्छी खेती होती है। काली मिट्टी में कपास की अच्छी खेती होती है। लेटेराइट उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलता है और लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है। अगला नंबर देख सकते हैं, 12 नंबर प्रश्न है। सूची 1 संबंधित क्षेत्र है। सूची 2 जो है कृषि से संबंधित प्रचलित नाम है। मध्य प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश झारखंड है, पश्चिम बंगाल हिमालय क्षेत्र है। तो जो दहिया जो कहा जाता है, दहिया या स्थानीय नाम है दहिया मध्य प्रदेश में जो है स्थानांतरित कृषि को दहिया स्थानीय नाम से दहिया कहा जाता है। झारखंड में कुड़वा कहा जाता है, झारखंड में कुड़वा, जबकि पश्चिमी घाट तमिलनाडु में, पश्चिमी घाट में तमिलनाडु और केरल वगैरह में, केरल में कहा जाता है कुमारी, जबकि हिमालय क्षेत्र में खील कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। व्याख्या दिया हुआ है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है। भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम है, जैसे झारखंड में कुड़वा, पश्चिमी घाट में कुमारी और हिमालय क्षेत्र में खील कहा जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में दहिया कहा जाता है। अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ, पहला दिया हुआ है, केवल बांग्लादेश तथा नेपाल की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। केवल बांग्लादेश और नेपाल की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो ये कहना जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है कि 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी, जबकि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, केवल 2, 1 जो है गलत है।
देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बट इसका नंबरिंग जो है मिसिंग है, नंबरिंग नहीं हो पाया है, टाइपिंग एरर हो गया है। वर्णन है कि भारत का औसतन जनसंख्या घनत्व 382 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार, और जबकि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं को मताधिकार मिला। ब्रिटेन आदि में मजबूती से मांग उठी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं को मताधिकार मिला मजबूती से। दूसरा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है कि छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस प्रगति का एक ताकतवर औजार है। ऑप्शन नंबर सी है CU की हवेन सांग की यात्रा वृत्तांत पुस्तक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है जो सभी के सभी जो है सुमेलित है। ऑप्शन देख सकते हैं दिया हुआ है, उत्तर में है दिया है कि महिलाओं को मताधिकार की मांग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जोर पकड़ी थी। प्रिंटिंग प्रेस ने वैचारिक क्रांति लाई और हवेन सांग की पुस्तक का नाम CU की है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस क्षेत्र को खापा चान के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र को खापा चान के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख को खापा चान के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या दिया हुआ है कि तिब्बती भाषा में लद्दाख को खापा चान यानी हिम भूमि के नाम से जाना जाता है। तिब्बती भाषा में लद्दाख को खापा चान यानी हिम भूमि के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि इस्तमारी बंदोबस्त जिसे भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया था। इस्तमारी को ही अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं यहाँ वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त जिसे इस्तमारी या अस्थाई भी कहा जाता है लागू किया गया था। अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जनमत की आंधी में निरंकुश बाद उड़ जाए यह कथन किसका है। यदि जनमत की आंधी में निरंकुश बाद उड़ जाए यह कथन किसका है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इरास्मस का है। ऑप्शन नंबर डी इरास्मस का है। वर्णन दिया हुआ है कि यह प्रसिद्ध कथन मुद्रण संस्कृति और किताबों के प्रभाव के संदर्भ में इरास्मस द्वारा कहा गया था। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थों का कालानुक्रम अनुसार सही क्रम चुनिए। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित बौद्ध तीर्थियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी फाहियान, हवेनसांग, इत्सिंग। सबसे पहले फाहियान आया था, उसके बाद हुवेनसांग आया था, उसके बाद जो है इत्सिंग आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। व्याख्या दिया हुआ है, वर्णन है व्याख्या में कि फाहियान लगभग 399 से 414 ईस्वी के आसपास आया था। 399 से 414 ईस्वी के आसपास। हवेनसांग जो है 630 से 645 ईस्वी। हवेनसांग जो है 630 से 645 और इत्सिंग जो है लगभग 671 से 695 भारत आए थे। अतः यही कालक्रम फाहियान, हवेनसांग और इत्सिंग दिया हुआ है एरो के निशान के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 19 है कि आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। तो ये सही है। आहत सिक्के जो है सामान्यतः आयताकार, गोलाकार और वर्गाकार होते थे। दूसरा ऑप्शन है कि आहत सिक्कों को सामान्यतः धातु की चादर को काटकर ठप्पा लगाया जाता था। धातु की चादर को काट कर थप्पा लगाया जाता था। तीसरा ऑप्शन है कि यह सिक्के चांदी और तांबे के आकृति का होता था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। न तो एक और न ही दो, उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं है जो है गलत है।
सही वर्णन दिया हुआ है, वर्णन है कि आहत सिक्के शुरुआती प्राचीन भारतीय सिक्के थे जो कि धातु के टुकड़ों पर ठप्पा पंच मारकर बनाए जाते हैं। ये तीनों कथन जो है सत्य है, ये तीनों कथन जो है सत्य है। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका बच्चों को डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस के साथ साथ अन्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका बच्चों को डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस के साथ अन्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डीपीटी और HIV और पोलियो। दिया हुआ वर्णन दिया हुआ है कि डीपीटी टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, डिप्थीरिया जिसे काली खांसी कहते हैं, टीटनस से बचाता है जिसमें HIV, हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा टाइप B और पोलियो का टीका मिलाकर व्यापक सुरक्षा दी जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुष्ठ रोग से। ऑप्शन नंबर बी है कुष्ठ रोग से, ऑप्शन नंबर बी है कुष्ठ रोग से। वर्णन दिया गया है, वर्णन है कि मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से कुष्ठ रोग के उपचार और संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। मल्टी ड्रग्स थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से कुष्ठ रोग के उपचार और संक्रमण के रोकने के लिए किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है एपिथीलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। एपिथीलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है, अतः अंतराकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि संयोजी ऊतक में कोशिका एक दूसरे से करीब सटी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, न तो 1 और न ही 2 होगा। ऑप्शन नंबर न तो 1 न तो 2 होगा। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है, इसके विपरीत एपिथीलियम ऊतक में कोशिकाएं बहुत पास होती है, अंतराकोशीय स्थान बहुत कम होता है, जबकि संयोजी ऊतक में अंतराकोशीय स्थान मैट्रिक्स सा पदार्थ अधिक होता है। अतः दोनों कथन जो है गलत है, इसका दोनों कथन जो था गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मिट्टी और राज, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, अमरस्थलीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है कहाँ है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जो है में ये सब जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो देखने को मिलता है। जबकि काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र में, काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। जबकि लाल मिट्टी का विस्तार आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार जो है राजस्थान में देखने को मिलता है। इसका जो हो जाएगा 2, 3, 4, 1 जो है इसका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1 ए में सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या देख सकते हैं, वर्णन दिया गया है कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में प्रमुख मात्रा में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि सूची 1 को प्राकृतिक आपदाएं, सूची 2 को प्रदेशों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है बाढ़ जो उत्तर प्रदेश, बिहार जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। जबकि भूकंप, हिमालय का गिरिपथ जो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। जबकि सूखा, झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा, मध्य पूर्वी भारत, ये सब सूखे से ग्रसित क्षेत्र है। जबकि चक्रवात, तटीय क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत जो है इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या है कि उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी बाढ़ से अधिक प्रभावित है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान बाढ़ से अधिक प्रभावित है। हिमालय का गिरिपथ भूकंपीय क्षेत्र भाग 1 और 4 में आता है, जबकि चक्रवात मुख्य रूप से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगी मार्ग को उपदेश दिया। तो ये तो सही है। बौद्ध धर्म में 4 जो है आर्य सत्य बताया और अष्टांगी मार्ग को उपदेश दिया। अगला है ऑप्शन नंबर 2 है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी में हुआ था। ये भी सही है। अजातशत्रु के नेतृत्व में राजगिरी में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये भी सही है। बुद्ध ने, अगला है ऑप्शन नंबर डी है कि बुद्ध ने ज्ञान
प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका सारा का सारा सही है, 1 2 3 4 सब का सब सही है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। वर्णन दिया गया है कि चारों कथन सत्य है। बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित पूर्णतः सत्य है। प्रथम संगीत राजगीर में अजातशत्रु के समय में हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1922 के रंपा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1922 के रंपा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसका नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू ने किया था। रंपा विद्रोह का नेतृत्व जो है अलूरी सीताराम राजू ने किया था, तो ये तो सही है। यह विद्रोह बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। रंपा विद्रोह बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। अगला कह रहा है कि यह जनजातियों ने उस क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण और कार्य में उन सब के जबरन मजदूरी करवाने का विरोध किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। इसका 3 जो है 2 जो है गलत है। ये बम्बई प्रेसिडेंसी में नहीं हुआ था, जबकि बल्कि मद्रास प्रेसिडेंसी में रंपा विद्रोह हुआ था। इसीलिए 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गोदावरी जिले की पहाड़ियों में हुआ था, न कि बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ। अतः कथन 2 गलत है और 1 और 3 जो सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मदन लाल ढींगरा ने 1904 में नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की थी। तो एक गलत है। मदन लाल ढींगरा ने नहीं, बल्कि बी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था का आरंभ किया था। बी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन नंबर 2 है बी.डी. सावरकर ने। ये जितने भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो एक गलती हो गया है, सारे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है कि सबका नंबरिंग जो है, क्वेश्चन का नंबरिंग मिसिंग है। नंबरिंग जो इसका भी नंबरिंग देख सकते हैं कि मिसिंग हो गया है। ऑप्शन नंबर 2 है कि बी.डी. सावरकर ने मैजनी के तरुण इटली की तर्ज पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किया था। तो ये सही, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तीसरा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था। तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होगा। 2 और 3 सही है, जबकि 1 गलत है। 2 और 3 इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है कि मित्र मेला की स्थापना सावरकर बंधुओं ने बी.डी. सावरकर ने 1899 ईस्वी में की थी। मित्र मेला की स्थापना जो 1899 ईस्वी में की थी, मदन लाल ढींगरा ने नहीं, इसलिए ये कथन गलत है, जबकि 2 और 3 सत्य हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड के खिलाफ आमरण अनशन पर यरबदा जेल में चले गए थे। कम्युनल अवार्ड के कारण खिलाफ आमरण अनशन पर यरबदा जेल चले गए थे। सही है। दूसरा है कथन है, पूना समझौता का परिणाम एक संयुक्त निर्वाचक मंडल के रूप में सामने आया, जिसमें दलितों वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो इसका ए और आर दोनों सही है। ए और आर जो है इसका दोनों सही है, बट व्याख्या जो है इसका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों ऐतिहासिक रूप से सत्य है। गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के विरोध में उपवास किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप पूना पैक्ट 1932 में हुआ, लेकिन कथन ए और आर दोनों का सीधा स्पष्टीकरण नहीं है, वह उसके परिणाम की व्याख्या करता है। अगला नंबर क्वेश्चन 29 नंबर है कि DRDO द्वारा प्रदर्शित सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR तकनीकी मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइलों के विकास में उपयोग की जाती है। DRDO द्वारा प्रदर्शित सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइलों के विकास में उपयोग की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अगला नंबर है, इसका व्याख्या देख सकते हैं कि SFDR तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से रैमजेट प्रोपल्सन का उपयोग करके लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रमुख अवसंरचना है परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रगति या पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
प्रमुख अवसंरचना की निगरानी के लिए प्रगति या पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी और कार्यालय मंत्रालय। सांख्यिकी और कार्यालय मंत्रालय। वर्णन दिया हुआ है कि बुनियादी ढांचा परियोजना की समय पर निगरानी और समीक्षा के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहलों का संचालन किया जाता है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समय पर निगरानी और समीक्षा के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विभिन्न पदों का संचालन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि युवा नवाचारकों और पेशेवरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बिमस्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? युवा नवाचारकों और पेशेवरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बिमस्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। व्याख्या दिया हुआ है कि बिमस्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम का आयोजन युवा आदान प्रदान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में किया गया। अगला नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए भारत और कनाडा समझौते से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। हाल ही में हुए भारत और कनाडा के बीच कनाडा समझौते के संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, यूरेनियम आपूर्ति पर समझौता हुआ। वर्णन दिया हुआ है कि भारत और कनाडा के बीच ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु सहयोग के तहत शांतिपूर्ण उपयोग के लिए यूरेनियम आपूर्ति का ऐतिहासिक समझौता हुआ। भारत और कनाडा के बीच ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु सहयोग के तहत शांतिपूर्ण उपयोग के लिए यूरेनियम और आपूर्ति का ऐतिहासिक समझौता हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत का आर्थिक विकास कितना रहने का अनुमान है? स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत का आर्थिक विकास कितना रहने का अनुमान है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, 7.1%। वर्णन है कि S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स के पूर्वानुमान के अनुसार मजबूत घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे पर जोड़ के चलते वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर 7.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सरकारी रजोनी वृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सरकारी रजोनी वृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला कौन बना है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र बना है। वर्णन दिया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य रजोनी वृत्ति यानी मेंसोपॉज के दौरान होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन हेतु समर्पित सरकारी क्लिनिक शुरू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि थाईलैंड मास्टर्स 2026 में विश्व कप बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर सुपर 300 का खिताब किसने जीता है? थाईलैंड मास्टर 2026 में विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर सुपर 300 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, जिनबेई। ऑप्शन नंबर बी इसका ये सही है, जिनबेई। वर्णन दिया गया है कि थाईलैंड में मास्टर्स 2026 में बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला वर्ग का सुपर 300 का खिताब खिलाड़ी जिनबेई ने अपने नाम किया है। 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का जो है मिलान के कंप्यूटर उपकरण इनपुट डिवाइस इसमें कौन होगा? तो इनपुट डिवाइस जो हो जाएगा आपका जो है प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस है। इनपुट जो है फ्लैक्स मेमोरी, सीपीयू प्रोसेसर हो गया, और आपका टच स्क्रीन जो है कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। ए का क्यू हो जाएगा, ए का प्रोसेसिंग डिवाइस जो हो जाएगा सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस जो हो जाएगा फ्लैश मेमोरी रोम, जबकि आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। आउटपुट डिवाइस जो है प्रिंटर है। इसका सही है ऑप्शन नंबर बी। वर्णन दिया है कि टच स्क्रीन इनपुट है, टच स्क्रीन जो है इनपुट है, इनपुट या आउटपुट दोनों है। टच स्क्रीन जो है इनपुट और आउटपुट दोनों है। यहाँ इनपुट के रूप में है प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू, स्टोरेज के लिए फ्लैश मेमोरी और आउटपुट के लिए प्रिंटर का उपयोग होता है।
37 नंबर प्रश्न है, उपनाम को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दामोदर दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को नीली पहाड़ी कहा जाता है। अगला है बेंगलोरी को बागों का शहर कहा जाता है या सिलिकॉन वैली। बागों का शहर या सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सारा का सारा मिला हुआ है। वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि दामोदर को बंगाल का शोक, जयपुर को पिंक सिटी गुलाबी शहर और नीलगिरी को ब्लू माउंटेन नीली पहाड़ी और बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता है। अगला नंबर है 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं तो उत्कृष्ट अध्यापकों को, उत्कृष्ट एथलीट को, धनुर्विद्या के उत्तम प्रदर्शकों को, खेल के उत्कृष्ट शिक्षकों या कोचों को। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। खेल के जो कोच होते हैं एवं उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाता है। व्याख्या है, वर्णन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण कोचिंग देने वाले प्रतिष्ठित कोचों को वर्ष 1985 से प्रदान किया जाता है। वर्ष 1985 से जो है यह प्रदान किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस एक का सदस्य नहीं है। भारत निम्नलिखित में से किसका एक सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वतंत्र राज्यों का राजमंडल, स्वतंत्र राज्यों के राजमंडल का नहीं है, बाकी सबका है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता का है। विश्व व्यापार का है, बट स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल का नहीं है। वर्णन दिया हुआ है, भारत स्वतंत्र राज्यों के राजमंडल का सदस्य नहीं है। यह सोवियत संघ के विघटन के बाद बने देशों का संगठन या सोवियत संघ विघटन के बाद बने देशों का संगठन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर है विक्रम सेठ। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। वर्णन दिया हुआ है, वर्णन है कि टू लाइफ्स प्रसिद्ध भारतीय लेखक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई एक चर्चित कथात्मक उपन्यास है। टू लाइफ्स प्रसिद्ध भारतीय लेखक विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई एक चर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 41 है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में हो। आवश्यक एप्लीकेशनों को जो चलाने में उसे वो कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। वर्णन दिया हुआ है कि सामान्यतः कंप्यूटर का साक्षरता का अर्थ है दैनिक जीवन या कार्यालय में बुनियादी और आवश्यक कंप्यूटर एप्लीकेशनों जैसे MS ऑफिस, इंटरनेट आदि का उपयोग करने में सक्षम हो। अगला नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। पहला है कि शीर्ष विभज्योतक तने और जड़ की लंबाई। शीर्ष पे जो होता है तने की शीर्ष पे जो होता है शीर्ष विभज्योतक तने और जड़ की लंबाई में। दूसरा है जड़ों तथा तनों की मोटाई में। दूसरा है पौधों में पार्श्व वाहिनियों में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सुमेलित है। पादप उत्तक कौन सुमेलित है। तो इसमें सभी सुमेलित है। 1 2 3 सभी के सभी जो हो जाना चाहिए, इसका सुमेलित हो जाना चाहिए। उपयुक्त में सभी डी। वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि पादप उत्तकों में शीर्ष अस्थ उत्तक लंबाई, अंतर्वृष्ट संधिया की वृद्धि और पार्श्व कैम्बियम मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीनों कथन सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद के किसी भी सदन की बैठक का कोरम गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का संख्या का कितना संख्या सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होता है। दूसरा कह प्रोटो स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका गलत है। 2 जो कह रहा है कि प्रोटो स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये गलत है। दिया हुआ है कि प्रोटो स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह कथन जो है गलत है। यह कथन जो है नियुक्ति की जाती है, यह कथन सही है, परंतु विकल्प संयोजन के आधार पर 1 और 3 जो है मुख्य संवैधानिक तथ्य है। प्रोटो स्पीकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। इसका सही
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू। के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू है। व्याख्या दिया है, वर्णन दिया है कि के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य नहीं थे। अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे। ये पूछ क्या रहा है, 1 मिनट पूछ रहा है, निम्नलिखित में ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्य नहीं थे। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्य नहीं थे तो के.एम. पनिक्कर और हृदय नारायण कुंजरू नहीं थे, बल्कि B.L. मित्र और D.B. खेतान थे। के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और N. गोपाल स्वामी आयंगर ये सभी थे, लेकिन के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू नहीं था। अगला नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है कि अभिकथन A है और कारण R है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ये तो सही है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और यह ब्रिटेन से लिया गया है। कारण है कि भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो ये भी सही है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और आर दोनों सही है और ये आर की व्याख्या करता है। वर्णन दिया गया है, वर्णन है कि संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता ही यह है कि सरकार यानी कार्यपालिका अपने नीति और कार्यों के लिए संसद यानी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि मिलान करें भौतिक राशियाँ इकाई। यहाँ पे जो है मिलान किया हुआ है बल आघूर्ण न्यूटन प्रति मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, जबकि यंग गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर और धारा घनत्व का होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। यहाँ दिया हुआ है, वर्णन दिया हो कि बल आघूर्ण का मात्रा न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। यंग गुणांक का यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर और धारा का होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रकार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रकार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है? सही ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंग के गमन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह बिना माध्यम के गमन नहीं कर सकता है। व्याख्या दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव है जिनके संचरण या प्रसार के लिए ठोस द्रव या गैस जैसे माध्यम की अनिवार्य आवश्यकता होती है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश के साथ करवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बाकाट वंश है। ऑप्शन नंबर ए बाकाट वंश से सही है। वर्णन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन के शक्तिशाली बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था, जिससे दक्षिण भारत में गुप्तों का प्रभाव बढ़ा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता सरकारी भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्यता भाषाओं की कुल संख्या कितनी? तो 22 भाषा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22। वर्णन है कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा थी, जिनमें संशोधन के माध्यम से बढ़ाकर इसे वर्तमान में कुल 22 आधिकारिक भाषा कर दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल की रिपोर्ट पे। वर्णन दिया गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल की रिपोर्ट या संतुष्टि के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 51 है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार रखता है? भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार रखता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। वर्णन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है और बोल सकता है, किंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है।
संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल संसद की किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन किंतु उन्हें वोट का अधिकार नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वर्णन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है कि तबकात ए अकबरी, तबकात होना चाहिए, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा के समान विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। व्याख्या है, तबकात ए अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई है, जो मुग़ल काल के इतिहास का एक अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। तबकात ए अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई है, जो मुग़ल काल के इतिहास का एक अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत के जलप्रपात और अवस्थिति। दूध सागर है, बरकाना है, खंडाधार है, पलानी है। तो दूध सागर जो है, पहला के दूध सागर गोवा में है, 1 का 4 मिला हुआ है। बरकाना जो कर्नाटक में है, खंडाधार जो उड़ीसा में है, पलानी हिमाचल प्रदेश में है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि दूध सागर जलप्रपात गोवा में, दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में है। कर्नाटक सीमा पे मांडवी नदी पे बरकाना कर्नाटक में और खंडारा ओडिशा में स्थित प्रमुख झरने हैं। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? जिसका सही ऑप्शन नंबर बी, 241 आर्टिकल 241 में। वर्णन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन या उसे अधिकृत कर सकती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टे स्वाद का अनुभव होता है? कोका कोला में जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टे स्वाद होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरिक अम्ल है। फास्फोरिक या कार्बोनेट अम्ल होता है। वर्णन दिया हुआ कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थ जैसे कोका कोला में अम्लीय और खट्टा स्वाद प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से फास्फोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्य रूप से शामिल होता है। स्टेनलेस स्टील एक मुख्य धातु जिसमें मुख्य रूप से शामिल होता है, तो इसमें शामिल होता है लोहा, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से शामिल होता है लोहा, क्रोमियम और निकेल। वर्णन दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील लोहे, क्रोमियम, निकेल और कार्बन की एक मिश्र धातु है जिसमें क्रोमियम मिलने के कारण इसमें जंग नहीं लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 58 नंबर कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख जाना जाता है। वर्णन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का बालाघाट क्षेत्र तांबे उत्पादन में देश में अग्रणीय है। खेती राजस्थान का भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी जो है राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है योजनाएं के कार्य सूची 1 और सूची 2 का मिलान किए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से 1951 से 56 तक चला था। वार्षिक योजना जो चला था 1966 से 1969 तक, जिसे योजना अवकाश कहते हैं। रोलिंग प्लान जो चला था जिसे अनवरत योजना कहते हैं, ये चला था 1978 से 1980 तक चला था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। व्याख्या दिया हुआ है, वर्णन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, द्वितीय योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रोलिंग चला था। रोलिंग प्लान जो चला था, रोलिंग प्लान जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 78 में, और चतुर्थ योजना चला था 1969 से 1974 के दौरान। अगला 60 नंबर क्वेश्चन, कि मधुमक्खी पालन की दृष्टि से बिहार के जिलों का सही अवरोही क्रम चुनें। मधुमक्खी पालन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम जाने तो पहला होगा मुजफ्फरपुर, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा बेगूसराय। पहला सबसे ज़्यादा हो जाएगा मुजफ्फरपुर, दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण, तीसरा मुजफ्फरपुर। विवरण दिया हुआ है कि बिहार में लीची उत्पादन और मधुमक्खी पालन के लिए मुजफ्फरपुर जिला शीर्ष है, उसके बाद अन्य जिले आते हैं। 61 नंबर प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचना को उत्तर से दक्षिण की क्रम में सजाए। उत्तर से दक्षिण की क्रम में सजाए तो पहले हो जाएगा काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल। तो 1 2 3 4 ऊपर से सिस्टमेटिक दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्णन दिया हुआ कि ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय की श्रेणी का उत्तर से दक्षिण सही भौगोलिक क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। अगला नंबर 62 नंबर है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है कि भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिम छोड़ के स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं है। भारत के पूर्व पश्चिम के स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं है, परंतु उनके दिन और रात की अवधि में भारी अंतर पाया जाता है। तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत का मानक समय पूरे देश के लिए एक मानक समय निर्धारित करता है, जबकि अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन रात की अवधि पर पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है और आर सही है। वर्णन दिया गया है कि पूर्व और पश्चिम अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, इसलिए ए जो है असत्य है, किंतु आर जो है सत्य है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन है कि बृहत ट्रैक मार्ग क्या है। बृहत ट्रैक मार्ग यानी ग्रेट ओशियन ट्रेड रोड क्या है। तो मुख्य रूप से किसे कहा जाता है। बृहत ट्रैक मार्ग मुख्य रूप से किसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग को। व्याख्या है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, जिसे बृहत ट्रैक मार्ग कहा जाता है। अगला नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है कि गति के जड़त्व से संबंधित उदाहरण की पहचान कीजिए। गति से संबंधित उदाहरण की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा आदमी पीछे की ओर गिरने लगता है, विराम का जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी है, बंदूक से गोली छोड़ते समय झटका लगना न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी उपयुक्त में सभी के सभी जो सही है। यहाँ दिए गए तीनों के तीनों विकल्प जो है अलग अलग नियमों जड़त्व, संवेग और क्रिया प्रतिक्रिया का व्याख्या सही करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि गैसोहोल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। गैसोहोल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का। 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल एथेनॉल का मिश्रण को गैसोहोल कहते हैं। गैसोहोल व्याख्या दिया हुआ है कि गैसोहोल मुख्य रूप से पेट्रोल और एल्कोहल एथेनॉल का मिश्रण होता है, जिसमें आमतौर पर 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल मिलाया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि वर्गीकी पदानुक्रम टेक्सोनोमी हायरार्की के सही क्रम के अनुसार पहचान करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति, वंश, कुल, गण और वर्ग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। वर्णन दिया गया है कि जीवों के वर्गीकरण का बढ़ता हुआ सही क्रम जाति से शुरू होकर किंगडम तक, जगत तक जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बिहार ऐतिहासिक घटना और वर्ष से मिलान कीजिए। पीटर मुंडी की यात्रा जो हुआ था 1632 ईस्वी में। पीटर मुंडी जो था एक अंग्रेज था, जिसका जो हुआ था 1932 में आया था। गोल घर का निर्माण 1786 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय हुआ था।
ऑप्शन नंबर सी है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 में दिया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 में दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बिहार में 1940 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बिहार में 1940 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो सही है, 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही है। व्याख्या दिया हुआ है कि पीटर मुंडी ने 1632 में पटना की यात्रा की थी। पीटर मुंडी ने 1632 में पटना की यात्रा की थी। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से 1939 में इस्तीफा दिया था और 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बिहार में की गई थी। 68 नंबर प्रश्न है, बिहार में रामसर स्थल आर्द्र भूमि स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में कुल जो है 6 हो चुका है। अभी वर्तमान में कुल 6 हो चुका है। इसमें दिया है कांवड़ झील बेगूसराय, कांवड़ झील बेगूसराय ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन इसमें पूरा कितना होना चाहिए? तो पूरा जो होना चाहिए अभी वर्तमान में जो है 6 गो हो चुका है। वर्तमान में 6 हो गया है। पहला जो है कांवड़ झील बेगूसराय, दूसरा नागी है, तीसरा नकटी है, चौथा जो है आपका चौथा हो गया उदयपुर झील हो गया। उदयपुर झील पचमा गोरखपुर जिला से, और छठा जो हो गया गोगा झील कटिहार हो गया। देख सकते हैं वर्णन दिया है कि बिहार में वर्तमान में एकमात्र आधिकारिक रामसर साइट है बेगूसराय जिले में स्थित एक कांवड़ झील है। अभी ऐसे वर्तमान में कुल 6 गो रामसर साइट घोषित हो चुका है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है कि धारवाड़ क्रम की चट्टाने का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। धारवाड़ चट्टाने का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। दूसरा नंबर है कि तृतीय टर्सरी शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। तीसरा है कि बिहार के मैदान क्षेत्र के चतुर्थ धाकु चट्टानों का होता है। तो इसमें सही हो जाए 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। वर्णन है कि बिहार की भू संरचना में दक्षिण पूर्व में धारवाड़, दक्षिण पूर्व में धारवाड़ की चट्टानें, उत्तर पश्चिम में चंपारण में तृतीयक चट्टानें और विशाल मैदान, मध्य भाग में चतुर्थ जलोर का मैदान निक्षेप से पाए जाते हैं। ये तीनों कथन सत्य है। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जनवरी 1948 में। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जनवरी 1948 में। अगला नंबर इसका व्याख्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 30 जनवरी 1948 को हुए असामयिक निर्धन के बाद उनकी याद में पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है 71 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 78 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य प्रधानमंत्री का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद गठबंधन के सभी आंतरिक समझौते को अनिवार्य रूप से पहले राष्ट्रपति को सौंपना, ये जो है एक काम नहीं है, कर्तव्य प्रधानमंत्री का नहीं, बाकी सारा कर्तव्य है। मंत्री परिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करवाना है। ऑप्शन नंबर सी है संघ के प्रशासन से जुड़ी जानकारी राष्ट्रपति को देना, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी है किसी विषय को मंत्री परिषद के विचार विमर्श प्रस्तुत करना जिस पर कि किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो किंतु मंत्री परिषद ने विचार न किया हो। व्याख्या दिया हुआ है अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के प्रशासनिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है, जिसमें विकल्प बी में वर्णित है गठबंधन के आंतरिक समझौते को पहले सौंपने जैसी कोई अनिवार्य नहीं है। 72 है कि छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया जिसमें 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर इतना है। तो कक्षा में कुल औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। तो ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो हमें किसी दूसरे वीडियो में एक जगह पूरा मैथ को हम एक जगह जो है कंपाइल करके हम एक जगह एक वीडियो में बना देंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। इसका ऐसे जो है आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको रहने देते हैं। अगला नंबर देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है कि उपहार वस्तुएं से भरे एक बॉक्स का कुल वजन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी रहने देते हैं। ये सारा जो है मैथ का क्वेश्चन है, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। ये जो है आपका जो है एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है रविवार 5 बजे, और ये भी जो आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को रहने देते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो है 4 शब्द दिएगा जिनमें से 3 किसी न किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। ये जो 76 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है मैथ से रिलेटेड है, रीजनिंग से। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, जो इंस्पेक्टर अधिकारी, ये जो है इन सब से भिन्न है। इंस्पेक्टर अधिकारी भिन्न है, बाकी सब एक जैसा है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 77 नंबर क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित थ्रेशोल्ड आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इसका कारण है कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रति सेकंड सतह पर टकराने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन हर फोटोन की अपनी ऊर्जा नहीं होती है, हर फोटोन की अपनी ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है। वर्णन दिया गया है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की यह मूल शर्त है कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर उत्सर्जन संभव नहीं है और तीव्रता बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ती है, ऊर्जा नहीं। 78 नंबर क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक खुदरी क्षैतिज सतह पर रखे m द्रव्यमान के ब्लॉक को एक क्षैतिज बल F द्वारा खींचा जाता है तो ब्लॉक तब तक गति नहीं करता है जब तक F का मान सीमांत घर्षण से अधिक नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए है अस्थैतिक घर्षण एक स्वतः समायोजित बल है जो लगाए गए बल के साथ अधिकतम सीमा तक बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। वर्णन देख सकते हैं यहाँ अस्थैतिक घर्षण बल एक स्व समायोजित बल है जो बाह्य बल के बढ़ने के साथ सीमांत मानक तक स्वयं को ढालता है। 79 नंबर क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम उन जीन्स के लिए हर मामले में सही नहीं होता जो एक ही क्रोमोसोम पर पास स्थित होते हैं, क्योंकि इसका जो है पास स्थित जीन भौतिक जुड़ाव दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि पास स्थित जीन जो है भौतिक जुड़ाव दिखाते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि लिंकेज के कारण एक ही गुणसूत्र पर अत्यधिक पास स्थित जीन स्वतंत्र रूप से अपव्ययित नहीं होते हैं, बल्कि शांत वर्ण लिंकेज संलग्नता के कारण एक ही गुणसूत्र पर अधिक पास स्थित जीन स्वतंत्र रूप से अपव्ययित नहीं होते हैं, बल्कि साथ वंशागत होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। सूची 1 है निकाय बाजार को सूची 2 कार सूचांक से सुमेलित कीजिए। एक में दिया हुआ है कि IRDAI भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दूसरा है सेबी प्रतिभूति में निवेशों के हितों की रक्षा करता है। BSE सेंसेस एक बेंचमार्क इंडेक्स है। NSE निफ्टी 50 एक बेंचमार्क इंडेक्स है। तो इसका सही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। 1 2 3 4 सबके सब सही है। वर्णन दिया गया है कि IRDAI बीमा नियामक है। IRDA बीमा नियामक है, जबकि सेबी शेयर बाजार नियामक है, जबकि BSEB का सूचकांक सेंसेक्स है, जबकि NSE का सूचकांक निफ्टी कहलाता है, निफ्टी। अगला नंबर क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि अभी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। उच्च विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक स्थिरता में सुधार करता है। उच्च विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक स्थिरता में सुधार करता है। कारण है वे बाहरी झटकों और मुद्रा के उतार चढ़ाव में संभालने में मदद करता है। तो इसका ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वर्णन है कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार देश के आयात भुगतान और विदेशी संकट के समय बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करता है। 82 नंबर क्वेश्चन है मुद्रीकरण नीति उपकरणों को सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। मुद्रीकरण नीति उपकरण को सूची 1 से सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 में है रेपो रेट RBI बैंकों को अल्प उधार देता है। रेपो रेट पे जो है RBI बैंकों को अल्प उधार देता है। ऑप्शन बी है रिवर्स रेपो रेट RBI बैंकों से उधार लेता है। CRR नगद आरक्षित अनुपात बैंकों को इसके एवज में कोई ब्याज नहीं मिलता है। तीसरा है कि SLR सांविधिक तरलता अनुपात बैंकों को तरल रूप में सुरक्षित रखना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। मौद्रिक नीति की इन दरों और अनुपातों के बैंकिंग कार्यों से जुड़े ये सभी प्रावधान सही सुमेलित है। अगला नंबर 83 नंबर है कि निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का मॉर्फिंग जैक कहा जाता है। निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का मॉर्फिंग जैक कहा जाता है।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कूकाबाड़ा। कूकाबाड़ा को कहा जाता है। वर्णन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली कूकाबाड़ा चिड़ियाँ अपनी अनूठी आवाज़ के कारण जानी जाती है, जिसे लॉफिंग जैक भी कहा जाता है। लॉफिंग जैक भी कहा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया NBT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? इसका सही ऑप्शन नंबर है वर्ष 1957 में। वर्ष 1957 में। वर्णन है कि नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के अधीन पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1957 में की गई है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चित फिल्म स्मॉल डॉग मिलीनियर किस उपन्यास पर आधारित है, जिसके लेखक हैं? चर्चित फिल्म स्मॉल डॉग मिलीनियर किस उपन्यास पर आधारित है, जिसके लेखक हैं? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 विकास स्वरूप है। आंसर वर्णन है कि यह फिल्म विकास स्वरूप के लोकप्रिय उपन्यास क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं थे? निम्न में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी होगा विष्णु दिगंबर पालुस्कर जो है नहीं है। वर्णन दिया गया है कि पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, उत्तर भारतीय संगीत के महान प्रणेता और शास्त्रीय गायक थे, न कि कर्नाटक संगीत का। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई पराध्वनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मोस। ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्णन है कि भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कबा नदी के नाम पर इसे सुपरसो क्रूज मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन है कि पारंपरिक सामाजिक त्योहारों नुआखाई भारत के किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? नुआखाई जो है भारत के किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? इसका सही ऑप्शन नंबर है ओडिशा। नुआखाई एक कृषि पर्व है जो कि मुख्य रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के राज्यों में नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। 89 नंबर प्रश्न है दिए गए वाक्यों के सही काल्टेंस की पहचान करें। दिया हुआ ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। वर्णन दिया गया है कि हैड बीन प्लस भी वर्ब ING का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदले। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ना। आई से टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, इसका सही हो जाएगा आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वर्णन दिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर सेड को आस्क में बदलते हैं और कंजक्शन के रूप में वही प्रश्न सूचक शब्द रखकर वाक्य को साधारण रूप से सब्जेक्टिव प्लस बाज बेर में लिखते हैं। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदेहवाचक वाक्य है? निम्न में से कौन सा वाक्य संदेहवाचक वाक्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राकेश अब दिनेश जा चुका होगा। राकेश अब दिनेश जा चुका होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही ऑप्शन नंबर सी। राकेश अब दिनेश जा चुका होगा वाक्य में कार्य के होने की संदेह है या संभावना व्यक्त की जा रही है, अतः यह संदेहवाचक वाक्य है। 92 नंबर क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है कथन कारण है। कथन ए है कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है, सही है। दूसरा कह रहा है कि ये नदियाँ अपने साथ जलोढ़ अवसाद कम लाती है और मुहाने पर एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाती है। हाँ, ये इसका दोनों सही, ए और आर दोनों सही, और ए आर की सही स्पष्टीकरण है। उदाहरण है वर्णन है कि नर्मदा और ताप्ती जैसी पश्चिम नदी रिफ्ट घाटी से बहती हुई कठोर चट्टानों से गुजरती है, जिससे अवसाद कम होते हैं और वे डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाते हैं।
अगला नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। वर्णन है कि पूरे संविधान में केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में ही एकमात्र बार मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का लिखित प्रयोग है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में किया गया है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो हो जाएगा वायलिन वादक है। वर्णन है कि प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन भारत के एक प्रख्यात और प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीत शैली के वायलिन वादक हैं। 95 नंबर क्वेश्चन चूज द करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल इज सोल्ड बाई द लीटर। पेट्रोल इज सोल्ड बाई द लीटर, ऑप्शन नंबर सी। वर्णन दिया गया है कि माप तौल की इकाई के साथ निश्चित आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे सोल्ड बाई द लीटर, सोल्ड बाई द डीजल, सोल्ड बाई द डीजल। अगला नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है कि हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। वर्णन दिया गया कि हस्तलिखित का विग्रह होता है हाथ से लिखित होता है, जहाँ करण तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है। 97 नंबर प्रश्न है कि नूह दरबारी या शाहजहाँनामा आईने अकबरी जैसी रचनाओं के अतिरिक्त नहपतून दरबारी या संबंधित फारसी ग्रंथ नूह सिपह तुर्का के रचयिता कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। वर्णन दिया गया है कि अमीर खुसरो को सुल्तानों का काल देखने वाला और फारसी गदय पदय का यानी गद और पद का महान लेखक माना जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन ए का जो है हकाइक हिंद का लेखक जो है अब्दुल बाजुद बिलग्रामी। ए का 3 है, ए का 3 जो है ए का 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। बी जो है बी का 1 है तहजीबुल अखलाक इबन मस्काबिया की है। सी नंबर है कि कुंजूल तिजार जो है सदरुद्दीन मोहम्मद औसी की है। सदरुद्दीन मोहम्मद औसी की है। अगला है जबामियुल हिकायत जो है मौलाना मोहम्मद औफी की है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए है। यह वर्णन दिया गया है, यह मध्यकालीन ऐतिहासिक और दार्शनिक पुस्तकों तथा उनके लेखकों का सही सुमेलित है। 99 नंबर क्वेश्चन है विक्रम सेठ की प्रसिद्ध पुस्तकों में निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो उपयुक्त में इसका सभी हो जाएगा सूटेबल बॉय, गोल्डन गेट, टू लिप्स, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्णन दिया गया है कि सूटेबल बॉय, गोल्डन गेट और टू लाइफ्स सभी विक्रम सेठ की द्वारा रचित प्रसिद्ध है। 100 नंबर प्रश्न है और ये जो है आज का लास्ट प्रश्न है, इस जो सेट का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि चंबल नदी पर स्थित चुलिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। चंबल नदी पर स्थित चुलिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। चंबल नदी पर स्थित चुलिया जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान के रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के पास स्थित है, प्रसिद्ध स्थित जलप्रपात है। ये जो था 100 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।